So let's start chapter 10, reaching the age of adolescence. First of all, what is the adolescence? So the period of life between 11 years and 19 years when the body undergoes changes leading to reproductive maturity इज कॉल्ड एडोलेशंस। बेटा एडोलेशंस वो पीरियड है जो आपके बर्थ से लगभग जो 11 इयर्स और 19 इयर्स के बीच में जब आपका आपका आपकी एज होती है, तो उस एज को हम रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी कहते हैं, या उसी एज को जो 11 टू 19 के बीच में होती है उसी को हम एडोलेसेंस बोल रहे हैं। तो एडोलेसेंस क्या है? एडोलेसेंस वो लाइफ की वो स्टेज है जो 11 टू 19 इयर्स के बीच में होती है, जिनको हम टीन एजर्स भी कहते हैं। तो ये एज आपकी एडोलेसेंस एज होती है। बिटवीन द एज ऑफ 11 इयर्स एंड 19 इयर्स चिल्ड्रन आर कॉल्ड एडोलेसेंट। स्टूडेंट वो चिल्ड्रेन जिनकी एज 11 ईयर से 19 ईयर्स के बीच में होती है या तक होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एडोलेसेंट एज कहते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड एडोलेसेंट आर कॉल्ड टीन एजर्स, और इसी को हमने बताया है कि इसको हम टीन एजर भी बोलते हैं, 11 टू 19 ईयर्स के बीच के चिल्ड्रंस को। नेक्स्ट टर्म आता है बेटा आपके इस चैप्टर में प्यूबर्टी। सो एडोलेसेंस, आई होप कि ये समझ में आया होगा। एडोलेसेंस क्या है, एडोलेसेंट क्या होते हैं, टीनेजर्स क्या होते हैं, सारी चीजें एक ही हैं। नेक्स्ट प्यूबर्टी की बात करते हैं। सो ड्यूरिंग एडोलेसेंस द बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस एंड बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। दीज चेंजेस आर द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी। स्टूडेंट, जब एडोलेसेंस की स्टेज आती है तो उस स्टेज में आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और उस चेंज में आप कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये स्टेज, ये फेज प्यूबर्टी फेज होती है, जब आप कैपेबल होते हो रिप्रोडक्शन के लिए और आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे आप जो है मैच्योर्ड दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्यूबर्टी हो गया। अगेन आई एम रिपीटिंग, ड्यूरिंग एडोलेशंस द बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस। एडोलेशंस के समय हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं, और साथ में आप जो बॉडी होती है वो कैपेबल होती है रिप्रोडक्शन के लिए। सो दीज चेंजेस आर द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी, इसी को हम प्यूबर्टी बोल रहे हैं। नेक्स्ट, क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी? अभी अब मैंने बताया कि कुछ चेंजेज होते हैं एडोलेशंस में, प्यूबर्टी स्टेज में, तो वो चेंजेस क्या होते हैं? सो द इम्पॉर्टेंट चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी आर इंक्रीज इन हाइट, आपकी हाइट बढ़ती है। चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी का शेप आपका चेंज होता है। जैसे बॉय में गर्ल्स में बॉडी का शेप डिफरेंट होता है, तो ये शेप चेंजेस होते हैं। वॉइस चेंज होता है, गर्ल्स की वॉइस और बॉयज की वॉइस में आप देख सकते हैं कि क्या चेंजेस हैं। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड। ठीक है, जो आपकी बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड है जिससे आपका स्वेट सिक्रीट होता है, या जो सीबेसियस ग्लैंड है जिससे ऑयल सिक्रीट होता है, तो ये इनकी एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, जो भी सेक्स ऑर्गन्स है वो डेवलप करते हैं। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, आपकी बॉडी, आप मेंटल लेवल से स्ट्रांग होते हो, इंटेलेक्चुअल लेवल से, और इमोशनल मैच्योरिटी होती है। मीन्स ये सारे चेंजेस आपको प्यूबर्टी के समय दिखाई पड़ेंगे। नाउ कम्स ऑन वन बाय वन। इंक्रीज इन हाइट, पहले हम हाइट इंक्रीज को पढ़ लेते हैं जो प्यूबर्टी के समय चेंज होता है। सो बाय द एज ऑफ 11 अ बॉय रीचेस अबाउट 80% ऑफ हिज हाइट एंड अ गर्ल रीचेस अबाउट 88% ऑफ हर हाइट। मीन्स स्टूडेंट की जो हाइट है वो लगभग जो 11 ईयर की कोई भी बॉय है, अगर वो 11 ईयर उसकी एज हो गई है, तो उसकी हाइट समझ लो कि 80% उसकी टोटल हाइट की हाइट बढ़ चुकी है। मतलब उसका जो डेवलपमेंट है वो 80% तक हो चुका है।
ठीक है। और जो गर्ल्स अगर 11 ईयर्स की है तो उनमें परसेंटेज ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि लगभग वो 88% अपनी हाइट को अचीव कर चुकी होती हैं। ठीक है। एंड इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज। हम ये देखते हैं जो गर्ल्स का इंक्रीजिंग हाइट रेट होता है वो बॉयज से थोड़ा ज़्यादा होता है। एंड बाई अबाउट 18 years of age both boys and girls reach their maximum height। और जब लगभग 18 ईयर्स उनकी एज हो जाती है तो वो अपने हाइट का मैक्सिमम जो है हाइट अचीव कर चुके होते हैं, गर्ल्स और बॉयज बोथ। एंड स्टूडेंट जनरली द हाइट इज स्मॉलर टू द पेरेंट्स बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। sorry generally the height is similar to the parents because it depends on the genes inherited from the parents। ठीक है। लगभग जो चिल्ड्रंस होते हैं वो अपने माता पिता के हाइट के अकॉर्डिंगली या सिमिलर होंगे, क्योंकि ये जीन की वजह से है। जीन जैसा जीन उनके फादर मदर से उनके अंदर आएगा वो वैसे ही उनकी हाइट होगी। ठीक है। अगर माता पिता हाइट में छोटे हैं, पेरेंट्स छोटे हैं या स्मॉल साइज के हैं या उनकी हाइट कम है तो उनके ऑफस्प्रिंग या उनके चिल्ड्रंस की भी हाइट कम होगी। 90% ये आप जान लो। 10% वेरिएशन है उसको हम बाद में बताएंगे। नेक्स्ट चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी शेप अभी मैंने बताया कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी बॉयज हैव ब्रॉडर शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट ड्यू टू फास्टर ग्रोथ ऑफ मसल। बॉयज में मसल की ग्रोथ ज्यादा होती है जिससे उनका जो शोल्डर है वो ब्रॉड होगा और उनका चेस्ट जो है वो वाइडर होगा। बट इन गर्ल्स द ब्रेस्ट बिगिंस टू डेवलप एंड द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। जो गर्ल्स हैं उनमें क्या होगा कि जो उनकी वेस्ट होगी वो थोड़ा सा क्या होगी, वेस्ट उनकी वाइडर होगी। ठीक है। और उन ब्रेस्ट की बिगिनिंग स्टार्ट होगी। तो सब चेंजेज हैं कुछ जो ये बॉडी शेप आपको बॉडी शेप में कुछ चेंजेज होते हैं प्यूबर्टी के समय में। नेक्स्ट है वॉइस चेंज। तो वॉइस चेंज में ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन वॉइस द वॉइस बॉक्स। बेटा जो आपके गले में एक स्वेलन पोर्शन है उसको लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स बोलते हैं और ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, इसी से साउंड प्रोड्यूस होता है। सो द स्टूडेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन बॉयज द वॉइस बॉक्स दैट इज लैरिंग्स become larger and is seen as a swelling in the throat called Adam's apple। और ये आपके गले में दिखाई पड़ेगा स्वेलिंग सा हुआ हुआ फूला हुआ भाग, और इसका दूसरा नाम लैरिंग्स का एडम्स एप्पल भी है। और ये वॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड देयर वॉइस बिकम्स डीप एंड हॉर्स। वॉइस में जो वॉइस होती है वो डीप और हॉर्स होती है, थोड़ी सी जो है गर्ल्स की कंपैरिजन में उनकी वॉइस ज्यादा हॉर्स होती है। एंड इन गर्ल्स द वॉइस बॉक्स इज स्मॉलर। गर्ल्स में ये वॉइस बॉक्स इस छोटा सा होगा एंड देयर वॉइस इज हाई पिच्ड, और उनकी आवाज पतली होती है ना, हाई पिच्ड की होगी। लेटर देयर वॉइस बिकम नॉर्मल, बाद में उनकी वॉइस नॉर्मल हो जाएगी। तो ये वॉइस चेंजेस आप बॉयज और गर्ल्स में प्यूबर्टी में देख सकते हैं। नाउ इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड। So during puberty, the secretion of the sweat and sebaceous gland stand for ऑयल ग्लैंड्स। ये ऑयल का सिक्रीशन हो करवाते हैं। ठीक है। जो बॉडी से ऑयली स्किन होती है ना वो इसी सीबेसियस ग्लैंड की वजह से होती है। एंड इंक्रीज इन मेनी टीन गेट्स एक्ने एंड पिंपल्स ऑन देयर फेस। और जब ये स्वेट और सीबेसियस ग्लैंड की एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है तो बहुत सारे टीनेजर्स में आपको एक्ने पिंपल्स जो मुहासे कील मुहासे होते हैं वो सब उनके फेस पे दिखाई पड़ते हैं। तो ये भी चेंजेज हैं प्यूबर्टी के समय, ये चेंज भी दिखाई पड़ता है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। स्टूडेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन बॉयज द टेस्टिस एंड पेडिस डेवलप कंप्लीटली एंड प्रोड्यूस स्पर्म। इस स्टेज में बॉयज की जो बॉयज एबल होते हैं स्पर्म प्रोडक्शन के लिए और गर्ल्स में ओवरी का प्रोडक्शन होने लगता है। तो ये डेवलपमेंट है सेक्स ऑर्गन्स का। ठीक है। इसके बाद रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। सो स्टूडेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी बॉयज एंड गर्ल्स मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। इस एज में
प्यूबर्टी के एज में आपका मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल डेवलपमेंट आपके बॉडी में हो चुका होता है एंड दे बिकम मोर इंडिपेंडेंट। और आप इस उम्र में इंडिपेंडेंट सोचना चाहते हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर देगा ये काम मत करो तो आपको बुरा लगता है। सेल्फ कॉन्शियस, अपने बारे में खुद ही सोचना चाहोगे, कोई आपको समझाएगा डोंट डू दिस तो आपको लगेगा कि नहीं ये हम पे प्रेशराइज कर रहे हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं क्या ये। एंड देयर वे ऑफ थिंकिंग चेंजेस, और इस उम्र में आपका सोचने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो ये आपका रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी में आ जाएगा। नाउ कम्स ऑन सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, बेटा सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर आर द चेंजेस विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अब ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है ये भी प्यूबर्टी के समय आपको दिखाई पड़ेगा। अब सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है क्या उसको देख लेते हैं। तो बेटा मेरे, इन बॉयज हेयर्स बिगिन टू ग्रो ऑन द फेस, दाढ़ी मूछ निकल आती है ना बॉयज में, तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है उनके। दे डेवलप बियर्ड एंड मॉइस्चर्स। अब उनके दाढ़ी मूछ मैंने बताया कि बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं, फेस पे आना शुरू हो जाते हैं। एंड हेयर आल्सो ग्रो इन चेस्ट, उनके चेस्ट पे कुछ हेयर्स भी दिखाई पड़ते हैं, आर्मपिट में कुछ हेयर दिखाई पड़ते हैं एंड कुछ प्यूबिक रीजन पे दिखाई पड़ते हैं। एंड द टेस्टीज स्टार्ट टू प्रोड्यूस स्पर्म, क्योंकि अब उनके अंदर जो ये डेवलपमेंट है वो मतलब टेस्टीज का डेवलपमेंट हो जाता है, और टेस्टीज डेवलप जब हो जाती हैं तो वो स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं। गर्ल्स के केस में बेटा उनमें ब्रेस्ट डेवलप होता है, हेयर उनमें भी आर्म पिट्स में आते हैं, प्यूबिक रीजन में आते हैं, और उनके बॉडी से ओवरी से उनके एग प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर में आएंगे। ठीक है, एंड दीज चेंजेस आर कंट्रोल्ड बाय केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन। और ये सारी चीजें जो ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है इसको कंट्रोल कौन करता है, एक केमिकल करता है, और उस केमिकल को हम हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, और ये हार्मोन कुछ ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, और वो ग्लैंड्स कंबाइंडली एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। इन एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होता है। हार्मोन एक केमिकल है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। मेल में जो हार्मोन होता है बेटा वो उसे हम टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। मेल हार्मोन को टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं, और ये प्रोड्यूस होता है टेस्टीज से। मेल में जो टेस्टीज है उससे टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है। फीमेल में जो हार्मोन है वो एस्ट्रोजन होता है, ESTROGEN एस्ट्रोजन, और ये प्रोड्यूस होता है ओवरी से। तो ये दोनों सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को बॉयज में और गर्ल्स में ये उनको हैंडल करते हैं, मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एंड द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय अनदर ग्लैंड। और जो ये हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन है जो मेल में पाया जा रहा है, जो बॉयज में पाया जा रहा है, या जो एस्ट्रोजन है जो फीमेल में पाया जा रहा है, इसको कंट्रोल कर कौन करता है, दूसरा एक ग्लैंड है, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये हार्मोन को कौन कंट्रोल करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमंस। सो बेटा क्या रिप्रोडक्टिव फेज है ह्यूमंस बीइंग में, तो सो द कैपेसिटी फॉर रिप्रोडक्शन स्टार्ट एट प्यूबर्टी। आपको पता है जो कैपेसिटी है रिप्रोडक्शन की वो प्यूबर्टी स्टेज में स्टार्ट होगी, जब प्यूबर्टी आ जाएगी तब स्टार्ट होगी ये फेज, एंड इट लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम इन मेल देन इन फीमेल। और जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है वो मेल में ज्यादा समय तक होती है और फीमेल में कम समय तक होती है। फीमेल में जो कैपेसिटी है रिप्रोडक्शन की वो स्टार्ट होती है प्यूबर्टी में, और लास्ट फॉर 40 to 50 ईयर्स, और 40 से 50 साल तक ये रहती है। प्यूबर्टी के समय रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाती है, और ये रहती कब तक है, 40 to 50 ईयर्स, बट मेल में और ज्यादा रहती है। ठीक है, ओके। सो नाउ कम्स ऑन मेंस्ट्रुएशन। अब हम मेंस्ट्रुएशन पे आएंगे। मेंस्ट्रुएशन, इन फीमेल्स द ओवरी प्रोड्यूसेस वन एग एवरी मंथ एंड द यूटरस प्रिपेयर टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था
पिछले चैप्टर में कि फीमेल की जो ओवरी होती है उससे दो ओवरी होती हैं और हर एक ओवरी से एक मंथ में एक एग रिलीज होगा। और जब ये एग रिलीज होता है तो यूटरस इस एग को, जब ये एग स्पर्म के साथ मिलता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये कहाँ पे इसको रिसीव कौन करता है? यूटरस रिसीव करता है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, स्पर्म इस एग से मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। और इसको रिसीव कौन करता है? फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का, उसमें आप देखते होंगे यूटरस पोर्शन ऐसा पोर्शन है जहां पे ये रिसीव किया जाता है। एंड इट्स वॉल बिकम थिक विद ब्लड वेसल। और इस समय क्या होता है, जो यूटरस की वॉल होती है वो थोड़ा सा थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, क्योंकि वहां पे ब्लड की सप्लाई ज्यादा हो जाती है। एंड इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, लेकिन ये कह रहे हैं दूसरा केस क्या है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जो एग रिलीज हुआ उससे वो स्पर्म फर्टिलाइज नहीं हुआ, मीट नहीं किया उसने, तो अब वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं बोली जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, देन द यूट्रस वॉल ब्रेक। तो यूट्रस वॉल क्या होगी? ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, और ब्रेक जब हो जाती है एंड बिकम्स आउट ऑफ द वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस, तो क्या होता है कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है वेजाइना, उसके थ्रू ब्लड आने लगता है और कुछ म्यूकस टाइप का आपका म्यूकस सिक्रीट होता है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया तो यूट्रस पे ही वो जाइगोट क्या होगा, वो वहीं पे अडहेर हो जाएगा और 9 मंथ तक वहीं पे रहेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो वॉल है यूट्रस की वो ब्रेक हो जाएगी, सेड ऑफ हो जाएगी, और उससे क्या होगा, वेजाइना के थ्रू फिर ब्लड और म्यूकस आएगा। एंड दिस साइकिल टेक्स प्लेस वंस एवरी मंथ, और ये साइकिल हर मंथ में एक बार होती है एंड इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, और इसी को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा बिगन होती है, मतलब लगभग 11 ईयर में बिगन हो जाती है गर्ल्स में, तो ये बिगिनिंग जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की को, जब बिगिनिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो उसे हम मीनार्च बोलते हैं, MENARCH, मीनार्च। और जब ये स्टॉप होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग 40 to 50 ईयर्स की एज में, तो इसको हम मीनोपॉज बोलते हैं, MENOPAUSE, मीनोपॉज। मीनोपॉज जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है तो उसको बोलते हैं, और जब बिगिन होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हम उसको मीनार्च बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में सभी को पता है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 23 जोड़े, मतलब 46 क्रोमोसोम होंगे। 23 पेयर्स करेंगे तो 46 हो जाएंगे। तो 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, हर एक सेल में। लेकिन जो इनका गैमीट होता है, जैसे स्पर्म हुआ जो मेल से सिक्रीट होता है, मेल टेस्टिस से, या जो ओवा हुआ जो फीमेल से ओवरी सिक्रीट होता है, ये रिलीज होता है, सॉरी सिक्रीट नहीं, रिलीज होता है। तो इनमें केवल 46 क्रोमोसोम नहीं होंगे, इसमें केवल 23 क्रोमोसोम होंगे, पेयर्स में नहीं होंगे, हाफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, केवल किसमें? गैमीट में। बाकी बॉडी की हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम होंगे। So human beings have 23 pairs of chromosome in the nucleus of the cell. Out of these two chromosome are sex chromosome. ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं जिसमें से एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। बाकी जो 22 पेयर्स होते हैं वो आपके ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स, ये ऑटोसोम्स डिसाइड करते हैं कि आपका कलर कैसा होगा। आप जैसे मम्मी की तरह की आंखें हो जाती हैं, पापा की तरह की जो है चिन हो जाती है, नोज हो जाती है, तो ये ऑटोसोम्स डिसाइड करते हैं। और जो वन पेयर क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है, जो या तो मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है, ये डिसाइड करता है कि जो प्रोजनी आने वाली है, जो ऑफ स्प्रिंग आएगा, जो प्रोड्यूस होगा, वो लड़का होगा, गर्ल होगा कि बॉय होगा। ठीक है, तो अगर फादर का वाई क्रोमोसोम मदर के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो बॉय होने के चांसेस होते हैं। और अगर फादर का एक्स क्रोमोसोम मदर के किसी भी क्रोमोसोम से मिलता है, क्योंकि मदर में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है,
होमोजाइगस उसको बोलते हैं, तो वो चांसेस होते हैं कि गर्ल्स गर्ल्स ठीक है, गर्ल्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, मतलब वाई क्रोमोसोम वाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये आपका सेक्स डिटरमिनेशन हुआ, कैसे हम इसको क्या कहते हैं, कैसे इसको हम डिटरमाइन करते हैं। सो द स्पर्म एंड एग हैव वन सेट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। जो स्पर्म और एग हैं उनके पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। सम स्पर्म हैव एक्स क्रोमोसोम एंड सम स्पर्म हैव वाई क्रोमोसोम। सो ऑल एक्स हैव एक्स क्रोमोसोम, लेकिन फीमेल की जितनी एक्स प्रोड्यूस होंगी सब में एक्स क्रोमोसोम होगा, लेकिन मेल में जो स्पर्म आएगा उसमें कुछ में वाई क्रोमोसोम रहेंगे, कुछ में एक्स क्रोमोसोम रहेंगे। तो अब ये मदर के अगर वाई वाला क्रोमोसोम मदर के किसी क्रोमोसोम से मिल गया तो वो वाई प्रोड्यूस होगा। अगर वो मेल का एक्स क्रोमोसोम मदर के वाई क्रोमोसोम से मिल गया तो वो गर्ल प्रोड्यूस होगी। If a sperm having X chromosome fuse with an egg having X chromosome, the child will be girl। मैंने बताया X क्रोमोसोम अगर फ्यूज करता है X क्रोमोसोम मेल और फीमेल का तो वो जो चाइल्ड होगा वो गर्ल होगी। एंड इफ a sperm having Y chromosome fuses with an egg having X chromosome, द चाइल्ड विल बी अ बॉय। अगर स्पर्म जिसमें वाई क्रोमोसोम है अगर वो फीमेल के एक क्रोमोसोम से एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो जो बॉय जो चाइल्ड होगा वो बॉय होगा। सो यू कैन सी हियर ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन, आपको यहाँ पे डायग्राम में भी दिख रहा है। ठीक है, तो इजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेल से स्पर्म आएगा और फीमेल से ओवा। तो अगर मेल का जो स्पर्म है उसमें कुछ एक्स क्रोमोसोम होते हैं, कुछ वाई क्रोमोसोम होते हैं, तो फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो मेल का अगर वाई वाला क्रोमोसोम फीमेल के किसी भी एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो बॉय होगा। अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के किसी भी एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो वो जो बेबी होगी वो गर्ल होगी। एंड रेस्ट पार्ट like endocrine gland and their function we will discuss in next lecture. So thank you. So endocrine glands and their function. Endocrine glands प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हार्मोन्स। हमने बताया था कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उससे कुछ केमिकल रिलीज होंगे या केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होंगे, उसी केमिकल को हम हार्मोन्स बोलते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज किए जाएंगे। एंड विच कंट्रोल डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी। और ये क्या करेगा, ये हमारे बॉडी का डिफरेंट जो फंक्शन है ये हार्मोन उसको कंट्रोल करेगा। जो मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बेटा उनके नाम हैं कुछ मैं बता रहा हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, टेस्टीज एंड ओवरी, ये सब कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और इन ग्लैंड से केमिकल रिलीज होगा और उस केमिकल को हम हार्मोन्स बोलते हैं। अभी आप देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या करती है या व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय टेस्टीज एंड ओवरी। आपको पता है कि मेल में टेस्टीज प्रेजेंट होते हैं और फीमेल में ओवरी प्रेजेंट होता है। तो ये टेस्टीज और ओवरी जो फीमेल और मेल में जो ये प्रेजेंट है तो ये उसको कंट्रोल करता है। उसके प्रोडक्शन टेस्टीज से क्या प्रोड्यूस होगा, टेस्टीज से आपका ये कंट्रोल करता है ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय टेस्टीज एंड ओवरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो टेस्टीज से हार्मोन, आपको पता है कि टेस्टीज से मेल हार्मोन सिक्रेट होता है उस जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, और ओवरी से फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस सिक्रेट होता है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड इनको कंट्रोल करेगी। ठीक है, नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस थायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा एंड इट्स डिफिशियंसी काजेज ग्वाइटर। और अगर थायराइड ग्लैंड से ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो गई, इसका सिक्रीशन बॉडी में कम हो गया तो ये क्या करेगा, ये एक क्या कहते हैं डिजीज़ कॉज होगा जिसे ग्वाइटर बोलते हैं। इस डिजीज़ में आपका जो थ्रोट है ना, जो गला है ना, वो स्वेल कर जाता है जिसे घेंघा रोग भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम ग्वाइटर है। तो ये थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है इसको।
थायरॉक्सिन हार्मोन इसे कंट्रोल करेगा, जो कि रिलीज होगा थायराइड ग्लैंड से। नेक्स्ट है बेटा एडिनल ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड प्रोड्यूसेस एडिनलिन हार्मोन। एडिनल ग्लैंड से एडिनलिन हार्मोन सिक्रीट होगा या प्रोड्यूस होगा, एंड इट हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट टू द स्ट्रेस व्हेन वी आर एंग्री आर वरीड। जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं या हमको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, किसी चीज़ से डर लगता है बहुत ज़्यादा, तो इस समय एडिनल ग्लैंड से एडिनलिन नामक हार्मोन या एडिनलिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होगा, और ये हमारे टेंशन को, हमारे स्ट्रेस को, हमारे एंग्री को, हमारे वरीड को ये कंट्रोल करता है। एडिनल ग्लैंड से जो एडिनलिन हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट बेटा पैनक्रियाज है। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पैनक्रियाज को देख रहे हो तो स्टमक के जस्ट नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये प्रोड्यूस करता है इंसुलिन हार्मोन। पैनक्रियाज से एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा जिसका नाम है इंसुलिन। और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? इट्स डिफिशियंसी काजेज डायबिटीज़। अगर ये इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो गया बॉडी में तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, जिसको हम शुगर भी बोलते हैं। नेक्स्ट टेस्टीज। टेस्टीज प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन, मैंने बताया, विच कंट्रोल्स प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। टेस्टीज ये से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा, ये हार्मोन प्रोड्यूस होगा जो कि स्पर्म को और जो भी मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं उनको कंट्रोल करेगा। जैसे उनकी मॉस्ट्यूज मूछ आ जाती है, ठीक है, ब्रॉडर शोल्डर होते हैं, तो ये सब कौन कंट्रोल करेगा? टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट ओवरी। ओवरी प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन। ओवरी क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। इससे क्या होगा कि ये आपके जो फीमेल बॉडी में एग का प्रोडक्शन होता है ओवरी से, उसको कंट्रोल करेगा, और जो भी फीमेल के कैरेक्टर्स होते हैं वो यही एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड थे और उनके कुछ फंक्शंस थे। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ है आपके टॉपिक में, एक टॉपिक है आपके चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ। टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरीवन शुड हैव। आप अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए सभी को क्या करना चाहिए? बैलेंस डाइट लेना चाहिए, पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए, अपने अगल बगल या अपने बॉडी को स्वस्थ साफ सुथरा रखना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। तो अगर आपको स्वस्थ रहना या किसी को भी स्वस्थ रहना है तो बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, फिजिकल एक्सरसाइज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बैलेंस डाइट में हमें क्या करना चाहिए? जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, हमें राइट न्यूट्रिएंट्स को लेना चाहिए, कितने अमाउंट में क्या चीज़ खाना चाहिए, है कि नहीं? बैलेंस डाइट शुड बी कंटेन्स सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, मिल्क, नट्स, मीट, एग्स, शुगर, जैगरी एटसेट्रा। ये सब आपके डाइट में होना चाहिए, ठीक है? तो आपका वो कंप्लीट बैलेंस डाइट बोला जाएगा। पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं बेटा, तो एवरीवन शुड हैव बाथ एट लीस्ट वंस एवरी डे। दिन में एक बार तो नहाना चाहिए ही चाहिए। इफ क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी इज़ नॉट डन देयर कैन बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड डिजीज़। अगर आपकी बॉडी साफ़ सुथरी नहीं है तो बैक्टीरियल डिजीज़ हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकता है, और बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। फिजिकल एक्सरसाइज की बेटा बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। सो वॉकिंग, प्लेइंग, आउटडोर गेम्स एंड एक्सरसाइज कीप द बॉडी हेल्दी। तो हमें हेल्दी रहने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज भी करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है से नो टू ड्रग्स। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको? ड्रग्स को नो कहना चाहिए, ड्रग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। ड्रग्स आर एडिक्टिव। ड्रग्स से पर्सन एडिक्टिव हो जाता है, उसको लत लग जाती है, उसको आदत पड़ जाती है। इफ़ यू टेक देम वंस, अगर उसको आपने ड्रग्स को एक बार ले लिया, एक बार कंज्यूम कर लिया, यू फील लाइक टेकिंग इट अगेन एंड अगेन। आपको उसको बार बार लेने की इच्छा होगी, बार बार उसे यूज़ करने की इच्छा होगी। दे र्यून हेल्थ एंड हैप्पीनेस। वो आपकी हेल्थ को और आपकी खुशियों को क्या कर सकते हैं? र्यून कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। सो से नो टू ड्रग्स। एड्स इज़ अ डेंजरस डिजीज़ काज्ड बाय द वायरस HIV। आपको पता है एड्स ये भी एड्स भी है आप में, तो इसको भी हम बता दे रहे हैं। एड्स इज़ अ डेंजरस डिजीज़ कॉज्ड बाय द वायरस HIV। एड्स एक वायरल डिजीज़ होती है
जो कि HIV वायरस से होती है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एंड एड्स स्प्रेड्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ये एड्स जो डिजीज़ है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होती है, ट्रांसफ़र होती है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, शेयरिंग सिरिंज यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स। ठीक है, जैसे आप किसी को एड्स हुआ है, उसको वही सिरिंज लगाई जा रही है और वही सिरिंज से आपको भी ड्रग्स दी जा रही है, दवाएं इंजेक्शन वगैरह दी जा रही हैं, तब भी आप क्या कर सकते हो, एड्स आपको हो सकता है। इट आल्सो ट्रांसफर फ्रॉम द मदर टू अ चाइल्ड थ्रू हर मिल्क। माता से उनके बच्चों में ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान या जो है के थ्रू ये मिल्क फीडिंग के दौरान जो है ये फैल सकता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा ये चैप्टर यहाँ पे चैप्टर आपका 10 यहाँ पे ये क्लोज होता है। ठीक है, तो थैंक यू।